बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत भरतपुर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हथियारों को सप्लाई करने वाला आरोपी अरेस्ट किया गया है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किया है। हथियार के खिलाफ अभियान में यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं, यहां पर हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हथियारों को सप्लाई करने वाला आरोपी अरेस्ट किया गया है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी इस आरोपी से बरामद किए गए हैं। हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान जो चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई और ये बड़ी कामयाबी मिली है। कारतूस को जो प्रैक्टिस किया, जैसे कोई ग्राहक खरीदने आता है तो उसको चला करके दिखाने के लिए टेस्टिंग के उद्देश्य से फायर किए हुए खाली कारतूस हैं। बाकी किन किन लोगों को हथियार इसके द्वारा बेचान किए गए हैं, कारतूस बेचान किए गए हैं और कहां से इन हथियारों का आदान प्रदान किया गया है, परचेज कहां से किए गए हैं, इस बारे में विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ क्या है? आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड डिटेल आपके साथ में साझा कर दी है। दीपक पुरी भरतपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी इस खबर पर हम लेते हैं। दीपक, ये अकेला जो आरोपी पकड़ा गया है यही सिर्फ शामिल नहीं होगा, जिस तरह से बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप इससे बरामद हुई है, पुलिस इसके तार क्या सिर्फ राजस्थान से ही जोड़कर देख रही है या फिर बाकी के आसपास के राज्यों में भी ये कारोबार चलता होगा? देखिए रविंद्र, पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देशन में ये अटलबंद थाना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां हथियार सप्लायर वेदो सिंह को गिरफ्तार किया गया है और ये अटलबंद थाना इलाके का ही रहने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास से इसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान जब इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा जब इसे पकड़ा गया तो इसके पैर में भी चोट लगी हुई है, जिसे पुलिस जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लेकर के पहुंची। हाँ, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी दी है और बड़ी संख्या में से जो अवैध हथियार का जो सामान है, जो कारतूस है और अन्य जो अवैध हथियार है वो जब्त किए गए और अब पूरे मामले में अनुसंधान ऐसे किया जा रहा है कि कहाँ ये सप्लाई करता था, क्या ये खुद बनाते थे या फिर कहीं बाहर से लेकर के हथियार आते थे। इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि इस तरह से भरतपुर में लगातार अवैध हथियारों की जो गतिविधियां है वो मिल रही थी, तो उसको लेकर के पुलिस ने टीम गठित की और उसके आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जाएगी तो उसमें खुलासा होगा किसके साथ कौन कौन अन्य लोग शामिल हैं, तो इस गतिविधि में इसका साथ देते थे और कहां कहां ये सप्लाई करते थे, ये हथियार कहां से लेकर के आते थे, इस पूरे मामले की जानकारी की जाएगी। पूछताछ के दौरान इन सभी मामलों का खुलासा होगा। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद अटलबंद थाना जो अधिकारी हैं मनीष शर्मा, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और ऑपरेशन के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। जी दीपक पुरी, आपका धन्यवाद फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए विस्तार से। और टोक की एक बड़ी खबर, जहां पर निवाई पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामलों में यह कार्रवाई की गई है। परशुराम गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। हथियार, लूट, अवैध खनन के मामले दर्ज हैं। छेड़छाड़ के मामले में भी ये आरोपी फरार था, जिसे अरेस्ट किया गया है। तो टोंक की यह बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 2 अलग अलग मामलों में यह कार्रवाई की गई है। परशुराम गैंग के 4 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। हथियार, लूट, अवैध खनन के मामले दर्ज किए गए थे इनके ऊपर पहले से ही और छेड़छाड़ के मामले में भी फरार था इनमें से आरोपी और इनको अरेस्ट करने में, गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। यह बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां पर स्कूली छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 10 साल के कठोर कारावास का फैसला सुनाया गया है। दोषी युवक पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोवड़ा थाने में 4 सितंबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर उसके बाद ये पूरा मामला चला। डूंगरपुर की यह खबर है, जहां पर स्कूली छात्रा का अपहरण करने के बाद रेप के आरोपी को या कहें कि दोष सिद्ध होने के बाद सजा का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत की। शिविर में लगी अलग अलग योजनाओं के स्टॉल का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ पुष्कर में जनसभा संबोधित करते हुए सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा
कि राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, यहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उन्नीस पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो उफान था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे। ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। शिविर के बाद मुख्यमंत्री सीधे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो पवित्र पुष्कर सरोवर भी पहुंचे, जहां विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए दुग्ध अभिषेक भी किया और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। तो आपको बता दें कि आज विकसित भारत संकल्प शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और शिविर के बाद मुख्यमंत्री ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो पवित्र पुष्कर सरोवर पहुंचे, जहां विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए दुग्ध अभिषेक भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुष्कर पहुंचे, जहां वह ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद ही सरोवर में पूजा अर्चना भी की और यहां पर आम जनता को संबोधित भी किया। किस तरह का कार्यक्रम था, जल संसाधन मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आज मुख्यमंत्री अजमेर आए, काफ़ी जनता ने उनका स्वागत भी किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हम सब लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हमारे पुष्कर पधारे। गणाइडा के अंदर उन्होंने जो कैंप चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उसका निरीक्षण भी किया, हम लोगों से संवाद भी किया। उसके बाद जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, परम पिता हमारे जो पवित्र सरोवर है उनके पूजा अर्चना करके उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करी। और वो पुष्कर को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। अभी गाड़ी में जब हम आ रहे थे तो पुष्कर के विकास के लिए उन्होंने बात करी और कहा कि जो भी प्रोजेक्ट बनाइए, पैसों की कोई कमी नहीं आएगी तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए। तो आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इन सफलता के लिए मैं हमारे कार्यकर्ता, आम लोग और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कॉरिडोर बनाने की बात आपने कही थी, उसको लेकर कोई चर्चा हुई या केवल विकास को लेकर ही? देखिए, कॉरिडोर की जहाँ तक बात है, हमारे केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्री है अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ क्योंकि उन्हीं के विभाग से ये काम होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पधारे थे। उसके बाद पीओ से भी मेरा लगातार संवाद जारी है और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर को जल्दी हम क्रमबद्ध तरीके से विकास करेंगे। पहले भी कई बार विकास यहाँ पर हुए हैं लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे में विकास दिखे, इसे लेकर कॉरिडोर की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, पानी की एक बड़ी समस्या है, उन सभी विषयों को लेकर भी चर्चा। देखिए, पहले भी सरकार रही, कई बार लोगों ने 50, 55, 60 साल तक उनकी सरकार रही लेकिन कुछ नहीं कर पाई। तीर्थराज पुष्कर में जो भी विकास हुआ हमारी भाजपा के कार्यकाल में हुआ, चाहे वो रोपवे का निर्माण हो, चाहे घाटों का जीर्णोद्धार हो, चाहे बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार हो, और अब भी जो विकास है हम ही करेंगे। गंदे पानी की समस्या बनी रहती है, आस्था का केंद्र है पुष्कर, उस बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये गंदे पानी की समस्या आदि अनादिकाल से है और इस समस्या को मिटाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए हमने कुछ काम भी चालू किया, जल्दी वो धरातल पाएगा। तो ये थे सुरेश रावत, जिन्होंने बताया कि काफी काम शुरू किए गए हैं और इसी तरह से विकास के कार्य होते रहेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। सांसद राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़ के बीच लड़ाई पोस्टर वॉर में तब्दील हो गई है। चूरू जिले की तारानगर और साहवा कस्बे में राहुल कस्वां की फोटो लगी पोस्ट
चर्चा का विषय बन गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी जी आपसी बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कस्बा अब स्वीकार नहीं। इतनी ही नहीं, कस्बा के फोटो के नीचे अंग्रेजी में नॉट एक्सेप्टेड भी लिखा गया है। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया है। ना ही इस बात का खुलासा हो पाया है कि किसने पोस्टर लगाए हैं, ना किसी के खिलाफ पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने भी पोस्ट से अनभिज्ञता जाहिर की। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौर ने भी पिछले दिनों जयचंदों पर भीतर घात का आरोप लगाया था, जबकि राजेंद्र राठौर के समर्थकों ने साफ तौर पर सांसद राहुल कस्बा का नाम लेकर निशाना साधा था। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले को अन्य बेंच में भेजने के लिए आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर है जोधपुर से, जहां पर बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका पर जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मामले को अन्य बेंच में भेजने के लिए आदेश दिए हैं। इसमें ये स्पेसिफिक कहा है कि पॉक्सो केस में यदि कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर रिक्वेस्ट नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। एंड दक्षा बहन मैंने स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जहाँ पे हीनस क्राइम्स होते हैं वहाँ पे अगर राजीनामा कर भी लेती है पार्टी तो भी एफआईआर रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। जयपुर से बड़ी खबर, जहां विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विदेशी नागरिकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुराने विद्याधर नगर के मकान नंबर A281 में फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्रैक कर डेटा चोरी कर रहे थे बदमाश। असली डेटा और वीडियो चोरी कर कंपनी रेट से सस्ता बेचने का कारोबार अवैध तरीके से कर रहे थे। अभिषेक, गौतम, रोहित, राहुल समेत अन्य शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। तो विद्याधर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदेशी नागरिकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। और ये आदतन है इस तरह क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर लिया, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ये सामान मंगवाएंगे। जब तक आपको ये रियलाइज होगा और आप अपना कार्ड ब्लॉक करोगे तब तक इनके एड्रेस पे ये सामान आ जाएगा और फिर ये अपना एड्रेस चेंज भी कर लेते थे। ये मैंने आपको उदाहरणवश एक कहा है क्योंकि ये बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो ये एक दिन में हजारों क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी से जुड़े 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के पास में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा मिला है। इसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा ज्यादातर तौर पर मिला है, जिसको सीधे तौर पर हैक करके इंटरनेट के माध्यम से ये आरोपी अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे थे। फिलहाल विद्याधर नगर थाना पुलिस इन चारों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चारों ही आरोपी जो हैं 10वीं और 12वीं पास बताए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक का नॉलेज इतना भयंकर है कि करोड़ों रुपए की ठगी को हर महीने ये लोग अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है पुलिस को कि इस पूरे मामले में नेटवर्क से जुड़े और लोग भी पकड़ में आ सकेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। गैंगस्टर लॉरेंस का झूठा गुर्गा बनकर 20 करोड़ रुपए की वसूली और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी के सनसनीखेज मामले पर सवाई माधोपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महाराज का निजी सचिव घटना का सूत्रधार निकला। मामले में पुलिस ने महंत के निजी सचिव समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर दबिश दी थी। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के थानापति महंत बलराम महाराज को कई महीनों से लॉरेंस के गुर्गे वसूली के साथ धमकियां दे रहे थे, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। खंडार थाने में जो ग्रामीण सर्कल में आता है, इसमें 30 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ जो स्वयं थानापति महंत बलराम महाराज जी ने दर्ज कराया कि उन्हें कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की। इसमें एडिशनल साहब हिमांशु जी, ग्रामीण डिप्टी साहब अनिल डोरिया जी, वहाँ के SHO साहब और साइबर थाना की विशेष टीम DST QRT मिलकर के अलग अलग टीमों ने कई जगह दबिश दी, पुराने चालानशुदा व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की।
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। 12 से ज्यादा चोरों ने आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकानों समेत दुकानों को भी निशाना बनाया और जेवरात के साथ नकदी पर हाथ साफ किए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें कि जिस इलाके में चोरी हुई वहीं पास में ही पुलिस थाना है। फिलहाल पुलिस चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। अजमेर के रामगंज थाने में एटीएम बदलकर 83,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि जब वो एटीएम से पैसा निकालने गया था, इसी दौरान 3 बदमाश वहां पहुंचे और पर्ची निकालने की बात कर उससे एटीएम बदल लिया और वहां से निकल गए। बाद में बदमाशों ने पीड़ित के अकाउंट से 83,000 रुपए निकाल लिए। और मैं पैसे निकाल भी चुका। पैसे निकाल के अंदर से बाहर भी आ जाएगा। तो उसी वक्त 3 लड़का है। तो एक लड़का बोल रहा था, बोले इसकी स्लिप निकालो। मैंने कहा भाई मेरे को कोई स्लिप की ज़रूरत नहीं है और जानो। फिर एक दूसरा लड़का बोले यार अंकल जी हमारा वो पैसा निकलेगा, कैश अटक जाएगा, आपको क्या परेशानी है। तो मैंने ठीक है। उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके साथ गया अंदर, एटीएम निकाला और एटीएम उसमें डाल दिया और पिन भी डाल दिया। उसी बीच उन्होंने मेरा एटीएम फ्रॉड कर लिया, दूसरा एटीएम उसमें डाल दिया और वो वहाँ से चलते बने और मुझे पता भी पड़ गया। मैंने कहा यार ये मेरा एटीएम नहीं है, नाम दूसरा था उसमें, कोई रंजित नाम का। टोंक में संत की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजऋषि राज वर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि दोनों आरोपी चोरी के इरादे से मंदिर में घुसे थे। संत के जाग जाने से आरोपियों ने फावड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई थी। तो कुछ लोगों का एफएसएल गांधीनगर गुजरात में पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया गया। मामले में 3 और आरोपियों की तलाश जारी है। पिछले 4 महीने से हम अथक प्रयास कर रहे थे। काफ़ी 100 से ऊपर लोगों से हमने पूछताछ की। अपना मुखबिर जो हमारा तंत्र है उसको एक्टिवेट किया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस किया। इसमें हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था। जो कुछ संदिग्ध थे उनको हमने गांधीनगर एफएसएल भी भेजा था, वहाँ उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था। जो पहला जो घटना का जो पूरा मास्टरमाइंड था जिसने पूरी प्लानिंग की थी वो बालू मोगिया है, जो कि डिग्गी का ही रहने वाला है। इसके पहले भी चोरी नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं और इसका साथी जो मेन साथी था मुलजिम जोधाराम मोगिया, जिसने एक्चुअल में जो घटना को कारित किया, जिसने हमला किया बाबा के ऊपर, ये जोधाराम था। इसके भी ये बहुत हार्डकोर अपराधी है। इसके 302 के पहले के ही 2 मुकदमे दर्ज हैं। सवाई माधोपुर में इसकी स्थायी वारंटी निकली हुई है। हमारे ज़िले में भी दूनी थाने में 2011 में 302 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। ये फिलहाल बेल पर चल रहा था। ये चोरी के दौरान बाबा जी की नींद। अंजू जब से पाकिस्तान से लौटी हैं तभी से उनकी चर्चा जोरों पर चल रही है। वो मीडिया के सामने भी आई, अपनी बातों को रखा भी। अब खबर आ रही है कि अंजू को नौकरी मिल गई है और अपने भविष्य के लिए भी वो बड़ी तैयारी कर रही हैं। अंजू पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा रहकर आई। भारत आकर वो अपने रिश्ते नातेदारों के घर भी नहीं गई, क्योंकि किसी ने उससे बात करना भी ठीक नहीं समझा। उसके माता पिता समेत तमाम रिश्तेदारों ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि सभी उसके बिना बताए पाकिस्तान जाने से बेहद ही नाराज थे। करीब 1 महीने से अंजू दिल्ली में अकेली रह रही है। इसी बीच एक खबर आई कि उसे नौकरी मिल गई है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या अब अंजू भारत में ही नौकरी करेगी? क्या अब वो भारत से दूसरे देश नहीं जाएगी? अंजू के मुताबिक उसने ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वो पहले भी काम कर चुकी है। अंजू इस वक्त 8 घंटे वर्क फ्रॉम होम कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी खबर में नगर निगम, नगर परिषद, पालिकाओं में मनोनयन निरस्त किए गए मनोनीत सदस्यों को सदस्य पद से भी हटा दिया गया है।
स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय शर्मा ने यह आदेश जारी किए। तो बड़ी खबर है ये जयपुर से, जहां स्वायत्त शासन विभाग ने एक बड़े फैसले को लिया है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में मनोनयन को निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोशन, थोड़ा विस्तार से बताएं इस खबर के बारे में। देखिए, स्वायत्त शासन विभाग से ये अपने आप में बड़ी खबर है। पूर्व की सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की विभिन्न नगर निगम, नगर निकाय, जो नगर परिषद है, उनके अंदर जो मनोनीत जो सदस्य जिनका मनोनयन किया गया था, राज्य सरकार ने आज उनका जो मनोनयन है वो निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ उनको जो सदस्य पद से भी हटा दिया गया है। यानी राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम 2000 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत ये जो फैसला लिया गया है, जो स्वायत्त शासन विभाग के जो निदेशक है हरदेश कुमार शर्मा ने ऑर्डर निकाला है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के तमाम जो निकाय हैं जिनमें जिन सदस्यों का मनोनयन किया गया था, उनका सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, रोशन शर्मा। जयपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी खबर पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में मनोनयन को निरस्त किया गया है। मनोनीत सदस्यों को सदस्य पद से हटाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय शर्मा ने आदेश इस संबंध में जारी किए। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता ने इसमें जानकारी भी दी। तो देखिए, अधिसूचना जो जारी की गई है उसकी तस्वीर भी एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में मनोनयन निरस्त कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप का काला धंधा खूब फल फूल रहा था। झांसे में लेकर लोगों को शिकार बनाया जाता था। गिरोह इतना शातिर था कि जो भी इनके जाल में फंसता था उससे वसूली का खेल शुरू हो जाता था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अनजान नंबर से कॉल आए तो सावधान, कहीं हनी ट्रैप में ना फंस जाएं आप, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हुस्न के जाल में फंसाने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं और जो इनके जाल में एक बार फंस जाए तो फिर उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह पाती। वो 24 घंटे परेशान रहता है, क्योंकि हनी ट्रैप में शामिल गिरोह पीड़ित की गाड़ी कमाई पर सेंध लगा देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाकर खड़े ये सभी आरोपी इसी गिरोह के सदस्य हैं। इनमें एक महिला भी है जो इस गैंग की सरगना बताई जा रही है और इसके साथ खड़े ये 2 युवक इसी गैंग के सदस्य हैं। बाकी के 2 आरोपी महिला की नाबालिग बेटी और भतीजी को बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप का इनका धंधा जोरों से फल फूल रहा था। आपने अक्सर देखा होगा कि अनजान नंबर से फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, उसमें तरह तरह की ऑफर देने की कोशिश की जाती है और इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। कहीं कोई आपको बर्बाद करने की फिराक में तो नहीं है। ये गिरोह भी लोगों को ऐसे ही फंसाता था। अनजान नंबर पर मिस कॉल के जरिए ये लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया करते थे। बताया जा रहा है आरोपी कविता की बेटी और भतीजी मोबाइल पर मिस कॉल और मैसेज कर दोस्ती का ऑफर देते थे और ऐसे ही लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता था। इनके झांसे में जब कोई शख्स इनसे मिलने की कोशिश करता तो आरोपी कविता और उसके साथी मौके पर पहुंच जाते और इस तरह पीड़ित शख्स को दुष्कर्म, छेड़छाड़ और पॉक्सो के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी और बाद में पीड़ित से लाखों रुपए ऐंठते थे। हनी ट्रैप में फंसाते हैं, तत्पश्चात इनको भय दिखाकर इनसे पैसे की वसूली करते हैं। नगद और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह लोग पैसे की वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और
इसमें जो इस गिरोह की सरगना है कप्तान नाम की महिला और उसके पुरुष मित्र फारूक एवं अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले गिरोह के सदस्यों ने एक युवक को डरा धमकाकर 1,67,000 रुपए वसूले थे। पीड़ित शख्स ने पुलिस को हनी ट्रैप में फंसने की जानकारी दी, जिसके बाद सूरजपुर पुलिस और एसओजी टीम एक्शन में आई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 82,000 कैश, 40,000 ऑनलाइन खरीदा हुआ सामान, कार और मोबाइल बरामद किया गया। तहरीर दी गई, उसके द्वारा बताया गया कि कप्तान नाम की महिला अपने पुरुष मित्र एवं अन्य महिलाओं के माध्यम से मैसेज आदि के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाते हैं। गिरोह की सरगना कविता समय से इस काम में लिप्त है। उसकी क्राइम हिस्ट्री काफी पुरानी है और लगभग 6 माह से यह लोग इस प्रकार के कार्य को कारित कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।